वेलकम टू डुओलिंगो हिंदी। हमारे पास भारतीय इतिहास और भारतीय भूगोल पे वीडियोस है। प्रैक्टिस करने के लिए इस चैनल पे आपको 500 से भी ज्यादा एमसीक्यूज मिलेंगे। हमारे सारे वीडियोस में हिंदी और इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन और नोट्स है। वेलकम एवरीवन। आज हम लोग मेडिकल हिस्ट्री में देखेंगे औरंगजेब का पहला पार्ट आज करेंगे और सेकंड पार्ट हम लोग कल इसके कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर औरंगजेब के बारे में बात की जाए, इनके पिताजी थे शाहजहां के बाद राजा हुए थे औरंगजेब, या फिर दिल्ली के सुल्तान हुए थे औरंगजेब। आज स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। औरंगजेब के बारे में अगर बात किया जाए तो औरंगजेब ने रूल किया था 1658 से 1707 तक। तो वो सबसे लंबा मुगल रूलर जितने भी थे उनमें से सबसे लंबा रूल किया था आपके औरंगजेब ने। औरंगजेब कैसे राजा बनाता है या फिर सुल्तान बनाता है, ये हम लोग ने पहले के चैप्टर में डिस्कस किया, शाहजहां के चैप्टर में। और यहाँ पर भी मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ कैसे हुआ था। शाहजहां के 4 बेटे थे, दारा शिकोह, शुजा, औरंगजेब और मुराद। औरंगजेब और मुराद मिलकर जाके अटैक कर दिए थे आपके दारा शिकोह पे, जो उस वक्त सुल्तान बनने वाला था शाहजहां के बदले में। तो शाहजहां जब चले जाते हैं तब ये दारा शिकोह सुल्तान बनता है, और औरंगजेब और मुराद ने मिलकर जाके यहाँ पर दारा शिकोह को हरा दिया था। फिर औरंगजेब और मुराद ने जब लड़ाई जीत लिया था, फिर औरंगजेब ने मुराद को धोखे से जेल में बंद किया और वहीं पे मुराद को मार दिया था। बाकी अगर दारा शिकोह की बात की जाए, उसने अपने बेटे के साथ औरंगजेब से लड़ाई करने का कोशिश किया था, पर औरंगजेब ने उस लड़ाई में हरा दिया था और दारा शिकोह और उसके बेटे को भी मार दिया था। इसके बाद दिल्ली के जो सुल्तान थे वो बन गए थे आपके औरंगजेब। और औरंगजेब सुल्तान कैसे बने, इसलिए उसे ऊंट या फिर जानवर नहीं बोला जाता, क्योंकि अगर हम लोग इतिहास में देखें तो बहुत राजा और सुल्तान थे जिन्होंने अपने भाई से लड़ाई करके फिर सुल्तान बने थे। तो सुल्तान बनने के बाद उसने क्या क्या किया, इसलिए उसको ऊंट बोला जाता है या फिर जानवर से तुलना की जाती है उसकी। औरंगजेब की अगर बात करें तो टोटल हम लोग उसके रूल के 4 फेजेस पढ़ेंगे। पहला 2 फेज उसका जाएगा नॉर्थ में, जहाँ पर वो दिल्ली में रूल करता है, और सेकंड 2 फेजेस डेक्कन में, जहाँ पर वो साउथ इंडिया में जाके वो रूल करता है। औरंगजेब के बारे में ये 2 फेजेस तो पढ़ेंगे, आज 3 फेज पढ़ेंगे, इसके अगले चैप्टर में 1 फेज पढ़ेंगे। तो आप अगर देखेंगे कोई भी अच्छा आदमी हो, भला आदमी हो या फिर बुरा आदमी हो, उसके बारे में 2 चैप्टर में हम लोग को डिस्कस करना पड़ता है। जैसे अकबर के बारे में भी 2 चैप्टर, फिर जाके आपके औरंगजेब के बारे में भी 2 चैप्टर है। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे एपीजे अब्दुल कलाम सर के बारे में, तभी हम लोग को 2 चैप्टर पढ़ना होगा। अगर हम लोग बात करेंगे नरेंद्र मोदी के बारे में, तभी हम लोग को 2 चैप्टर पढ़ना होगा। तो यहाँ पर आज बात कर लेते हैं औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब का अगर देखा जाए तो औरंगजेब का जन्म हुआ था 3 नवंबर 1618 में। तो इस डिक्टेटर का जन्म कहाँ हुआ था? शैतान आदमी का जन्म गुजरात में हुआ था। गुजरात में कहाँ पर? उज्जैन में। इसका जन्म हुआ था आपके उज्जैन में। इनका माताजी का अगर नाम देखा जाए तो इनके माताजी का नाम था आपका मुमताज महल। इनके माताजी का जो नाम था वो था आपका मुमताज महल। तो इनके टीचर का जो नाम था वो था आपका सैयद मोहम्मद कान्हा जी। इनके जो शिक्षक थे उनका नाम था सैयद मोहम्मद कान्हा जी। एडॉप्टेड द टाइटल ऑफ आलमगीर। आलमगीर उनका काफी फेमस टाइटल था। आप अगर क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत टाइम में आपका औरंगजेब नाम ना देके आलमगीर भी देता है, क्योंकि उनका फेमस टाइटल यही था आलमगीर। उनकी अगर बहू के बारे में बात की जाए तो उनके वाइफ थे दिलदास बानो बेगम। काफी वाइफ थे, उनमें से एक थे आपके दिलदास बानो बेगम। दिलदास बानो बेगम इसलिए आपको याद रखना होगा कि इनके लिए बना था आपका बीबी का मकबरा, और इनकी मौत हो गई थी आपकी दौलताबाद में। इनका जन्म हुआ था उज्जैन में और इनका मौत हुआ था आपके दौलताबाद में। अगर इनके बारे में देखा जाए तो ये ऑर्थोडॉक्स सुन्नी मुस्लिम थे। ऐसे ऑर्थोडॉक्स सुन्नी मुस्लिम और ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम हम लोग के पहले भी थे, क्योंकि पहले जो सुल्तान थे या फिर मुगल एम्पायर में बहुत जन ऑर्थोडॉक्स थे, पर वो अपने में मानते थे, वो किसी दूसरे लोग के धर्म जो है उनको रिस्पेक्ट करते थे। पर औरंगजेब ने क्या किया, ऑर्थोडॉक्स तो खुद था और बाहर के लोगों को, स्पेशली हिंदूज के ऊपर अत्याचार करता था, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम धर्म को अपनाया नहीं था। 1665 में देखा जाएगा तो उसने ऑर्डर किया था टू ब्रेक टेम्पल्स। 1665 में औरंगजेब ने ऑर्डर किया था कि सारे मंदिर तोड़ दिया जाए, और इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट जो पड़ा था आपके उड़ीसा में। सिंगिंग, डांसिंग, ड्राइंग, ये सब उसके कोर्ट में बैन कर दिया गया था। इस कोर्ट में बैन, अगर आप डॉक्यूमेंट्रीज देखो तो आप देखोगे टेररिस्ट कैंप में जैसे काम होता था उसके कोर्ट में भी सेम तरीके से काम होता था। जो गाना, नाचना या फिर ड्राइंग करना, कला, साहित्य, ये सब उसके कोर्ट में बिल्कुल पूरी तरीके से बंद हो गया था। तो वो रूल करता था, रूलिंग वाज अकॉर्डिंग टू शरीयत लॉ। शरीयत लॉ एक मुस्लिम लॉ होता है, मुस्लिम लॉ को बोला जाता है आपका शरीयत लॉ। तो जो कानून होता था मुगल एम्पायर में, वहां पर माना जाता था आपका शरीयत लॉ। King was to be measured in gold and later gold was given for charity। तो अकबर ने एक सिस्टम स्टार्ट किया था जिसमें जो राजा है उसको मेजर किया जाता था। फेस्टिवल के टाइम पे राजा को मेजर किया जाता था कि उनका वेट कितना है, और उसी वेट का गोल्ड चढ़ाया जाता था। गोल्ड जब इक्वल हो जाता था राजा के वेट के साथ, तब राजा क्या करते थे, बहुत सारे गोल्ड लेते थे, एक हाथी के पीठ पे बैठते थे और कैपिटल के शहर में रास्ते में चलते थे और गोल्ड सबको डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अगर आपने योद्धा अकबर मूवी देखा होगा तो आपको याद होगा कि सीन में अकबर को तीर लगा था, वो गोल्ड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे एक हाथी में बैठ के। वही सेम चीज है यहाँ पर। तो औरंगजेब ने इस प्रोसेस को भी बैन कर दिया था, क्योंकि उसको ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि शाही खजाने में से गोल्ड निकलेगा और वो भी आपके नॉन मुस्लिम्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसलिए औरंगजेब ने इस प्रोसेस को बंद कर दिया था। फिर अगर देखा जाए सिजदा और पापोस सिस्टम, ये भी आपके अकबर ने स्टार्ट किया था, तो ये सिस्टम भी उसने बंद कर दिया था। इसमें सर झुका के जाना पड़ता है, सर झुका के जब सुल्तान या फिर राजा के पास जाएंगे और उसके पैरों को चूमना पड़ता है। तो ये सिस्टम जो है वो औरंगजेब ने बंद कर दिया था, क्योंकि वो मानता था सिर्फ अल्लाह के सामने सर झुकना चाहिए और किसी और के सामने सर झुकना नहीं चाहिए। दूसरा अगर देखा जाए तो वो फिर एक्सपर्ट था आपके बीना में। बीना जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है वो बजाने में वो एक्सपर्ट था, पर तब भी वो कोर्ट में कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या फिर कला और साहित्य को बढ़ावा नहीं देता था, बल्कि बिल्कुल ही बैन कर दिया था उसने। नो फेस्टिवल इन दरबार,
और यहाँ होगा नो फेस्टिवल इन दरबार। तो दरबार में अगर देखा जाए जो भी फेस्टिवल होता था सब कुछ उसने बंद कर दिया था। यहाँ तक कि नौरोज जो कि एक पर्शियन फेस्टिवल है उसको भी आपके औरंगजेब ने बंद कर दिया था। स्टार्टेड जजिया एंड पिलग्रिमेज टैक्स। तो जजिया और पिलग्रिमेज टैक्स जो सालों से लिया जाता था हिंदू से ताकि उन पे ज्यादा टॉर्चर किया जा सके, ये चीज अकबर ने बंद कर दिया था और फिर से ये जाके औरंगजेब ने स्टार्ट कर दिया था। ये जजिया टैक्स जो होता है ये आपके हिंदूज को देना पड़ता है एक नॉन मुस्लिम लीडर को, क्योंकि आप एक मुस्लिम लीडर के नीचे रह रहे हैं, इसलिए मुस्लिम लीडर आपसे प्रोटेक्शन का पैसा लेगा। ये बहुत आप समझ सकते हैं कि गुंडे लोग जैसे हफ्ता लेते थे वही चीज है। और फिर आता है आपका पिलग्रिमेज टैक्स। पिलग्रिमेज टैक्स में आप यहीं पे देख सकते हैं तीर्थ यात्रा कर। तो ये हिंदू जाते थे या फिर नॉन मुस्लिम जाते थे पिलग्रिमेज करने के लिए, उनसे टैक्स लिया जाता था। यही था आपका पिलग्रिमेज टैक्स। और औरंगजेब का मकसद देखा जाए ही वांटेड टू टर्न इंडिया टू इस्लाम स्टेट। भारत को वो चाहता था कि इस्लाम स्टेट में कन्वर्ट कर दिया जाए। ये पहले भी सुल्तान बहुत चाहते थे और इसके लिए पहले के सुल्तानों ने क्या किया था कि मुस्लिम स्टेट में है उन पे डोनेशंस करते थे, उनके रहने के लिए आसान करते थे, हिंदूज के ऊपर टैक्स देते थे ताकि ज्यादा मुस्लिम्स को आसानी हो जीने में और सभी को ये लगे कि मुस्लिम के लिए भारत एक जन्नत है और दुनिया भर के जितने मुस्लिम है वो सभी इंडिया में आके रहे। पर औरंगजेब ने क्या किया, इंडिया को मुस्लिम स्टेट बनाने के लिए उसने लोगों को जबरदस्ती कन्वर्शन किया, मतलब जबरदस्ती हिंदूज को आके मुस्लिम्स में कन्वर्ट करना स्टार्ट किया और ऐसे करके इंडिया को वो मुस्लिम स्टेट बनाना चाहता था। बस इवन द टाइटन्स इन द पीरियड आप देखेंगे जितने भी डिक्टेटर्स है दुनिया में, चाहे वो औरंगजेब हो, हिटलर हो या फिर अभी का जो डिक्टेटर है, सभी का कोई ना कोई पालतू रहता है। और ये पालतू जो है जैसे कि आज के दिन में आप समझ सकते हैं अर्नब गोस्वामी है, तो वो पालतू हमेशा अपने मालिक के खिलाफ कभी नहीं भोगता। तो यहाँ पर भी ऐसे ही आपके औरंगजेब के भी पालतू रहे होंगे उसके टाइम पे, और उन्होंने उसको नाम दिया था जिंदा पीर। जिंदा पीर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लिविंग सेंट। उसके लिए जो भक्त थे उन्होंने अपने मालिक को नाम दिया था लिविंग सेंट। ये नाम क्यों दिया गया था उसको? क्योंकि वो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करता है और वो इंडिया को एक मुस्लिम स्टेट बनाना चाहता था। अब पढ़ेंगे उसके एक्सपेंशन के बारे में। अगर औरंगजेब के बारे में देखा जाए तो उसके टाइम में इंडिया में सबसे ज्यादा एक्सपेंड किया था। अगर उसके टाइम पे सबसे ज्यादा मुगल एम्पायर ने एक्सपेंड किया था पूरे इंडिया में। तो अगर फेज की बात की जाए तो टोटल में जैसा मैंने बताया कि 4 फेजेस होंगे। अगर टोटल में देखा जाए तो उसने 50 साल तक रूल किया था। पहला 25 साल वो नॉर्थ में रहा और अगले 25 साल उसको डेक्कन में रहना पड़ा था, लेकिन या फिर साउथ इंडिया में उसको रहना पड़ा था। तो आज 3 फेजेस पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे अगले चैप्टर में फेज 4। तो यहाँ पहला फेज अगर देखा जाए तो फिर 1658 जिस साल से वो रूल करना स्टार्ट किया उससे 10 साल तक देखेंगे। इसमें हम लोग पहले देखेंगे फेज 1 में उसने ईस्ट इंडिया पे, इंडिया का जो ईस्टर्न साइड है जैसे कि आपका बंगाल, चिटागोंग, फिर आपका आसाम, ये सब साइड में उसने कैसे पावर को अपने एक्सपेंड किया। पहले हम देखेंगे एक्सपेंशन ऑफ मुगल पावर आसाम। आसाम की अगर बात की जाए, आसाम में एक ट्राइब रहते थे, लोग रहते थे, वो थे अहोम। अहोम बहुत ही डेंजरस ट्राइब है, उन्होंने मुगल को काफी बार हराया था और मुगल को काफी ज्यादा मुश्किल हुआ था इस अहोम ट्राइब के लिए। ये देखेंगे 1662 में अगर बात की जाए, 1662 में आपके मीर जुमला जो कि आपके गवर्नर थे बंगाल के, उन्होंने अटैक किया था आपके अहोम्स के ऊपर तो अपने कंट्रोल में लाने के लिए। और अहोम्स के साथ बहुत ही बुरे तरीके से यहाँ पर मुगल एम्पायर को हारना पड़ा था, बहुत उनको लॉस हुआ था। पर तब भी उन्होंने एक ट्रीटी साइन करने के लिए मान गए थे अहोम्स के साथ। इसमें मुगल को बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस करना पड़ा था। इसके लिए ये जो ट्रीटी है ये ज्यादा दिन तक नहीं चला था और जैसे ही मुगल अपना फोर्सेस इंक्रीज करने का स्टार्ट किया था उस टाइम पे अहोम्स ने फिर से वापस जाके आपके मुगल को मारा था। तो यही जो लड़ाई हुआ था वहां पर ट्रीटी साइन हुआ था, पर मुगल्स को इतना सैक्रिफाइस करना पड़ा था, उन्होंने फिर से अहोम्स से लड़ाई किया था और अहोम्स ने फिर से आपके मुगल एम्पायर को मारा था। 1664 की अगर बात की जाए, 1664 में शाइस्ता खान जो थे उन्होंने कैप्चर किया था आपका सौंदीप और आपका चिटागोंग। तो 1664 में शाइस्ता खान ने कैप्चर किया था सौंदीप और चिटागोंग। और यहाँ पर 1662 में मीर जुमला ने कभी भी कैप्चर नहीं किया था अहोम्स के ऊपर, वो सिर्फ एक ट्रीटी साइन करने में सक्सेसफुल हुए थे जो कि बाद में हट गया था। अब फेज 2 के बारे में बात करेंगे। फेज 2 के बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे कि डेक्कन में औरंगजेब को क्या क्या प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुआ। यहाँ पर याद रखिएगा अभी भी डेक्कन में औरंगजेब जो है डेक्कन पहुंचा नहीं था और वो अभी भी नॉर्थ में था। तो फिर अटेम्प्ट्स बनाने लगे कंट्रोल छत्रपति शिवाजी और उनके बेटे शामाजी को। अगर बात किया जाए जो औरंगजेब चाहता था कि पूरे इंडिया को मुस्लिम स्टेट बनाया जाएगा, इसमें सबसे ज्यादा मुश्किल या फिर उसके सबसे ज्यादा जो बड़ा शत्रु बना था वो बने थे आपके महाराज छत्रपति शिवाजी और उनके बेटे छत्रपति शामाजी। इनसे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुआ था औरंगजेब को और वो जो इंडिया का पूरा मुस्लिम स्टेट बनाना चाहता था वो पूरा करने में सबसे ज्यादा बाधा क्रिएट किया था इन्होंने। फिर हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे ट्राइपार्टी अलायंस में। अगर इंडिया का पहले हिस्ट्री देखा जाए तो फिर आप देखेंगे ज्यादातर जो जगह है वहां पर जो भी एम्पायर होते थे वहीं पर हिंदूज और मुस्लिम्स को सबको इक्वल ट्रीट किया जाता था। यहाँ तक कि आप औरंगजेब के जो पिताजी थे शाहजहां, उनके टाइम पे भी मुगल एम्पायर देखेंगे वहां पर भी देखेंगे आपके हिंदूज और मुस्लिम्स को इक्वल तरीके से ट्रीट किया जाता था और सभी को इक्वल हिस्सा मिलता था एम्पायर का। औरंगजेब के बदले, मुगल एम्पायर के बदले में सब जगह पे यही सिस्टम चालू था और इसलिए मराठा एम्पायर ने चाहा था कि औरंगजेब को रोकना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने एक अलायंस बनाया जिनमें था आपका गोलकोंडा और आपका बीजापुर। और 2 एम्पायर आपके इंक्लूड थे, एक था आपका गोलकोंडा और बीजापुर। ये तीनों एम्पायर जब एक साथ मिल गए, गोलकोंडा, मराठा और बीजापुर, ये तीनों मिलकर बहुत शक्तिशाली एम्पायर बन गए और औरंगजेब के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने लगे टू कैप्चर साउथ इंडिया। फिर 1679 में अगर देखा जाए तो 1679 में दिलेर खान जो है उन्होंने ट्राई किया था बीजापुर को कैप्चर करने के लिए। और बीजापुर जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं बीजापुर था ट्राइपार्टी अलायंस का एक हिस्सा। तो जैसे ही आपके बीजापुर पे अटैक किया गया तो ये तीनों किंगडम मिलकर मराठा मुगल एम्पायर पे अटैक किए थे और इनको बुरे तरीके से मुगल एम्पायर को हरा दिया था। फेल्ड बैडली।
फिर जब औरंगजेब को समझ में आया कि उनके सैनिक से नहीं होगा, उनको खुद ही जाना पड़ेगा डेक्कन, तो वो डेक्कन चले गए थे 1686 में। ये जो फेज 3 है इनमें वो डेक्कन गए थे और लड़ाई करना स्टार्ट किए थे। तो 1686 से 1687 औरंगजेब आपके डेक्कन चले गए थे और 1686 में ये एनेक्स बीजापुर, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में यहाँ पर बीजापुर को उन्होंने हरा दिया था। फिर 1687 में उन्होंने गोलकोंडा को हरा दिया था। 1687 में उन्होंने गोलकोंडा को हरा दिया था। ये देखेंगे औरंगजेब का भी एक ही एम्पायर जो है उसके खिलाफ खड़ा था, जो कि था मराठा एम्पायर। और इस मराठा एम्पायर को वो कभी खत्म नहीं कर पाया था या फिर जीत हासिल नहीं कर पाया था औरंगजेब अपने जीवन काल में। औरंगजेब जब साउथ इंडिया में चला गया तब उसको जरूरत पता चला कि उसको साउथ में रहना होगा, इसलिए औरंगजेब ने डिसाइड किया वहां पर कैपिटल बनाएगा। और कैपिटल बनाना उसने खिकरी को बना दिया उसने डेक्कन के कैपिटल। और बाद में उसने खिकरी का नाम बदल के रख दिया औरंगाबाद। खिकरी का नाम चेंज करके रख दिया औरंगाबाद। जैसे नॉर्थ में आपका दिल्ली कैपिटल था, वैसे साउथ में उसने औरंगाबाद को अपना कैपिटल बना लिया। इसके बाद हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे इस जानवर के फेज 4 और बाकी इसके रिलीजियस पॉलिसी की वजह से किस किस महान योद्धा ने इसके खिलाफ लड़ाई किया था और इसकी कुछ आर्किटेक्चरल डिजाइन, मतलब आर्किटेक्चर जो इसके नाम से हुआ था। इस जानवर के बारे में यही पार्ट यहीं तक खत्म होता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे काफी सपोर्ट मिलता है। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए और मिलेंगे अगले वीडियो पर।